तो अभी तक जो अप्रोच रहा है, आप लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हो, लेकिन मेरा जो ट्रांसलेशन का अप्रोच रहेगा, अगर आप उस पर ध्यान दोगे, तो मैं सबसे पहले एक लाइन के मीनिंग को आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन की मीनिंग को समझेंगे और उस फिगर को, उस रेफरेंस को इमेजिन करके एक प्राइमरी ट्रांसलेशन करेंगे। वो आपका फेज 1 होगा। फेज 2 में आप कोशिश करोगे कि शब्दों को बेटर बनाने के, मतलब और फिल्टर करने का। मतलब अगर मैं आपको स्टेप समझा पा रहा हूं, तो स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो किसके ऊपर काम करेंगे, मीनिंग के ऊपर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरे फेज में जब हम उतरेंगे तो हम मीनिंग से वर्ड्स पे आएंगे, वर्ड्स को फिल्टर करेंगे। मतलब आपका एक प्राइमरी मीनिंग, प्राइमरी वर्ड्स में आएंगे, उसके बाद फिर आप उसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इज अ स्टोरी। इसको अगर आप ट्रांसलेट करो, किसकी स्टोरी, ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल, तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या एक फिगर बन रहा है, एक छोटी गरीब बच्ची है, उसकी कहानी है। ये पहला लाइन बनेगा ना, यस और नो बताइए। जी सर। बनेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो आपका जो प्राइमरी ट्रांसलेशन होगा वो कैसा होगा, बाकी लोग माइक ऑफ करिए। प्राइमरी ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल। यह कहानी एक छोटी गरीब बच्ची की है। कर सकते हैं क्या ये, दिस इज स्टोरी ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल, कर सकते हैं ना। यह कहानी एक छोटी गरीब बच्ची की है, कर सकते हैं क्या। दिस इज अ स्टोरी, यह कहानी है किसकी, पुअर लिटिल गर्ल। लिटिल के लिए छोटी, पुअर के लिए गरीब, छोटी गरीब लड़की। गरीब छोटी लड़की नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं, ओके। अभी आगे बढ़ो, हु इज फोर्स्ड। हु इज फोर्स्ड को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या समझ में आएगा, क्या लग रहा है। आप वर्ड टू वर्ड मत जाइए, अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो फोर्स लगाना मतलब बल लगाना होता है ना, तो आप बल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो कि एक लड़की को क्या किया गया है, बताइए, मजबूर किया गया। मजबूर किया गया। तो आप मीनिंग से वर्ड में आइए। अभी आपने एक वर्ड चुना मजबूर, मजबूर चुना ना। अभी आप मुझे बताइए मजबूर से रिलेटेड कितने और वर्ड हो सकते हैं। हमने अभी एक शब्द लिया है मजबूर, आप सर। इसको और बेहतर बनाइए। मजबूर का बेहतर शब्द क्या होगा, सर जबरदस्ती, होल्ड करिए, असहाय, होल्ड करिए, होल्ड नहीं, किसी ने बोला इसके लिए, एक मिनट होल्ड करिए। किसी ने बोला अभी, क्या बोला इसके लिए आप लोगों ने, असहाय बोला। जबरदस्ती। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, होल्ड करिए सभी लोग। असहाय, असहाय, एक वर्ड किसी ने ये बताया, किसी ने और क्या बताया, मजबूर। मजबूर के बाद बाध्य, अगर बाध्य। मैं इसे बोलूं बाध्य शब्द, बाध्य बोलूं तो कैसा लगेगा, यही में है ना। तो आप एक चीज को समझो कि हम पहले कहां से आगे बढ़े थे। हम आगे बढ़े थे, मेरा प्राइमरी दिमाग ये कहता है कि मजबूर लिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने मजबूर लिखा, अपने आप असहाय और उसके बाद आपको बाध्य शब्द दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, हाँ या ना, ये बताइए। यस सर। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपके अंदर का प्रोसेस है, इसको कंपेल मत करिए करने का, ये अपने आप होगा। पहले आप मजबूर ही सोचिए, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं इसके लिए हम बाध्य कर सकते हैं, फिल्टर अपने आप करेगा आपका ब्रेन। तो इसलिए इस चीज को समझिए कि आज हम लोग किस अप्रोच से काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी गरीब लड़की की है। अभी बच्ची मैंने बोला था इसके पहले, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़की बोल रहा हूँ। तो बच्ची से लड़की बेटर वर्ड है या नहीं, है ना। जी सर, जी सर। हु इज फोर्स्ड, जिसे बाध्य किया गया, टू लिव अ टू लिव सॉरी टू अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब, अभी देखो घोर, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, पॉवर्टी का मतलब बताइए, अत्यंत गरीबी। गरीबी। अभी बताइए तो गरीबी, अभी एब्जेक्ट वर्ड आपको नहीं मालूम है, लेकिन एब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, ये बताइए,
आपको लग रहा होगा ना गरीबी का ही श्रृंगार करने के लिए शब्द आया है। ये जो वर्ड आया है एब्जेक्ट, ये गरीबी के बारे में बताने के लिए आया ना, तो गरीबी कैसी होगी बताइए तो। घोर सर गरीबी। बहुत ज्यादा। अत्यंत किसी ने बोला घोर गरीबी है, अभी किसी ने अत्यंत बोला गरीबी। अत्यंत। तो आप बताइए यहाँ घोर चुनेंगे अत्यंत चुनेंगे, बताइए। सर अत्यंत। अत्यंत। अत्यंत गरीबी है ना, सर ये बताइए। अच्छा, घोर गरीबी और डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन के लिए आप क्या शब्द निकालोगे बताइए। डेस्टिट्यूशन का क्या मतलब निकल कर आएगा? दरिद्रता। अभाव, सर वेरी लैक गुड। होता है इसका मतलब, तो लैक अभाव, कमी। कमी, कमी या अभाव, ठीक है। तो अगर हम इस पहले लाइन को देखें, दिस इज अ स्टोरी, यह एक, अभी हम लोगों ने बोला था यह एक कहानी है, लेकिन अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम ऐसे बोलेंगे, यह एक गरीब छोटी छोटी लड़की की कहानी है ना, जिसे अत्यंत, हु इज फोर्स्ड टू अ लाइफ, जिसे एक अत्यंत गरीबी और असहाय जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। समझ में आ रही है बात? नहीं सर, ऐसे होगा जो बाध्य है, अत्यंत गरीबी एक मिनट और सुनिए, जीने के लिए तो एक जीने के मिनट, लिए बाध्य। एक मिनट। जो कोई भी चर्चा में शामिल होगा पहले अपना नाम बोलेगा, और अगर हम अलाउ करेंगे तभी आप बताइएगा, ठीक है, या हैंड रेज करिए, क्योंकि अगर 4 लोग बोलेंगे तो किसी को आवाज सुनाई नहीं देगी। समझ में आ रही है बात? आप बोलिए किसको बोलना है, हाथ नाम बताइए जल्दी। अभी किसी को नहीं बोलना है, नाम बताइए किसको बोलना है, नहीं बोलना है किसी को। जिनको भी बताना है आप अपना राय यहाँ पे रखिए, लेकिन नाम बता के बोलिए किसको बोलना है जल्दी। इसका मतलब इस तरह के कंडीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। बोलिए बोलिए, मैं खुद बोलूं क्या, नाम बताएं। सर मैं आकांक्षा बोलूं। बोल रही थी ना अभी, हेलो आकांक्षा बोलो। हाँ, अनु बताइए, अनु। सर, मैंने इसका अनुवाद किया है कि यह कहानी एक छोटी गरीब लड़की की है जो कि लड़के की गरीबी। कहानी है ये, एक मिनट लड़की ये, सर, लड़की वर्ड बोला मैंने। तो यहाँ पे छोटे कैसे होगा, छोटी होगा ना, समझ में सर नहीं आ रही है मैंने बात? छोटी बोला, छोटी गरीब लड़की की है जो कि गरीबी तथा दरिद्रता से पूर्ण जीवन जीने को विवश है। वो विवश है कि उसको विवश किया गया है? हु इज फोर्स का क्या मतलब है? सर यहाँ पे पैसिव वाला कुछ वैसा नहीं दिखा, तो विवश है अपने आप में, मतलब नहीं, वैसे में। आपको पैसिव नहीं दिखा, हु इज फोर्स, ये पैसिव है कि एक्टिव है? सर पैसिव है। तो आपको कैसे नहीं दिखा ये पैसिव है? एक तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसको बाध्य किया गया, और आप उल्टे बोल रहे हैं कि इसमें पैसिव नहीं दिखा। ये हु इज फोर्स क्या दिख रहा है? हाँ सर, मैंने जिसको ध्यान बाध्य नहीं किया दिया। गया, हाँ किस लिए? टू अ लाइफ, एक ऐसे जीवन के लिए, कैसे जीवन के लिए? अत्यंत गरीबी और असहाय जीवन के लिए बाध्य किया गया। तो यह कहानी एक छोटी गरीब लड़की की है जिसे एक अत्यंत गरीब और असहाय जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। सर मैं कुछ बताऊं सर इसका। नाम बताइए पहले। सर अवंतिका। हाँ बोलिए अवंतिका। सर दिस मतलब ये एक छोटी गरीब लड़की की कहानी है जो दरिद्रता और गरीबी में जीवन जीने के लिए बाध्य है। वो खुद बाध्य है कि उसे बाध्य किया गया? यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर बोल रही हैं बाध्य है तो मतलब एक्टिव है सेंटेंस। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा कि किसने बाध्य किया है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग तो कि क्या हुआ मैडम, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए ना, हु इज फोर्स्ड, उसको बाध्य किया गया। कंटेंट को समझिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शी डज नॉट हैव अ मदर, शी डजंट हैव ए मदर का क्या होगा? उसकी माँ नहीं है। माता नहीं। माता नहीं थी, यहाँ डिडंट होना चाहिए। उसकी माँ नहीं है, सीधा लिखेंगे ना, शी डजंट हैव अ मदर। उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ नहीं है, या उसके पास उसकी माँ नहीं है? उसकी माँ नहीं। उसकी माँ नहीं है। अगर सीधा अनुवाद करेंगे तो उसकी माँ नहीं है।
लेकिन आप इसके कलेवर को समझिए, वाक्य के कलेवर को समझिए। अगर आप कहेंगे कि उसकी माँ नहीं है तो ये गलत वाक्य नहीं होगा, सही है आपका। अगर हम यहाँ बोले शी डजंट हैव ए मदर, अगर इसी कलेवर में लिखना चाहें तो क्या, हैव का मतलब क्या होता है, रखना, होना ना। उसके पास। तो उसके पास माँ नहीं है, किसकी माँ नहीं होगी, उसी की माँ नहीं होगी ना। तो इसका सही अनुवाद अगर आप ठीक ठाक तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, उसके पास माँ नहीं है। आप दो तरह से इसको सोच सकते थे, उसकी माँ नहीं है, और दूसरे तरीका से ये सोच सकते थे उसके पास माँ नहीं है। कौन सा बेटर लग रहा है आपको, बताइए। सर सर पास उसकी वाला माँ नहीं है। हाँ, पास वाला हिंदी के संस्कृति से मैच नहीं कर रहा है। हिंदी की संस्कृति कौन, नाम बताइए तो मैडम, बार बार सर बोल रहा हूँ, नाम बताइए। सर मैं अनु बोल रही हूँ। जैसे कि कहते हैं कि आई हैव अ ब्रदर, तो मेरा भाई है, ना कि मेरे पास भाई है, तो उस बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल, आई हैव अ ब्रदर बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कंटेंट को थोड़ा सा सोचेंगे। शी डजंट हैव अ मदर, उसकी माँ नहीं है, बेटर अल्टरनेटिव है उसके पास माँ नहीं है। अगर किसी ने सोचा है वो भी चलेगा, लेकिन जैसे अभी इन्होंने बोला कि कल्चर मैच नहीं करा, कल्चर नहीं, भाषा, भाषा में अशुद्ध लग रहा है ये चीज। अगर हम बोले उसके पास माँ नहीं है, मतलब उसकी माँ है, फिलहाल के लिए नहीं है, ऐसा लगने लगेगा, है ना। तो आप जी लिखिए सर। कि उसकी माँ नहीं है, सीधे सीधे इसका अनुवाद हम क्या करेंगे, उसकी माँ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन से ज्यादा मीनिंग मैटर करेगा आपका, इसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड सीम्स टू हैव एन अब्यूजिव फादर, अब्यूजिव फादर को क्या बोलेंगे, अत्याचारी पिता। वेरी गुड, अत्याचारी पिता, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब्यूजिव का वर्ड टू वर्ड सोचा होता तुमको लगेगा गाली देने वाला, लेकिन जैसे ही तुमने उसके मीनिंग को अपने दिमाग में फ्रेम किया तब समझ में आया होगा पिता कैसा है, अत्याचार करने वाला, यानी कि अत्याचारी पिता। तो ये इस पूरे प्रोसेस को समझिए कि अगर हम मीनिंग तक पहुंचे तो वहां से शब्द तक पहुंचना ज्यादा आसान है। ये बात समझ में आ रहा है, अगर आपके दिमाग में वो मीनिंग क्रिएट हो जा रहा है तो वहां से शब्द को चुनना ज्यादा आसान है ना। एंड सीम्स टू हैव एन अब्यूजिव फादर, तो उसके पास माँ नहीं है, और उसके 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 पिता भी क्या है, अत्याचारी है, सीम्स टू हैव, और लगता है कि उसके पिता भी अत्याचारी है। अत्याचारी के लिए और कोई शब्द दिख रहा है आपके पास, दुर्व्यवहारी। सर मैं ज्योति वर्मा। दुर्व्यवहार। बोलिए सर बोलिए बोलिए। यही सर, दुर्व्यवहारी। पिता का व्यवहार दुर्व्यवहार, गुस्सैल लिख सकते थे आप लोग, अभद्र। बेरहम। अभद्र, पिता अभद्र होता है कभी, बेरहम। सर बेरहम सर, लिख सकते थे सर आप। निष्ठुर पिता। आप निष्ठुर भी कर सकते थे, क्रूर भी कर सकते थे, गुस्सैल भी कर सकते थे, है ना, है ना। और यहाँ पे जिन्होंने बोला था अब्यूजिव फादर के लिए अत्याचारी, वो भी चल जाएगा, लेकिन अत्याचार थोड़ा और डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है, थोड़ा दूसरे सेंस में ले लेंगे। हु बीट्स सर, तो अगर बीट्स है तो फिर अत्याचारी सही है ना। हु बीट्स सर, जो उसे पीटता था। इफ शी कम्स होम एम्प्टी हैंडेड, अगर वह खाली हाथ घर लौटती तो उसे पीटता था। तो अगर इसको पूरे लाइन को फ्रेम करें, बताइए, उसके पास पिटता माँ है नहीं होगा है, ना। हाँ पीटता है, सॉरी कम्स है, तो उसके पास माँ नहीं है, और उस उसके उसका पिता अत्याचारी है, जो उसके खाली हाथ घर लौटने पर उसे पीटता है। कर सकते थे इस तरह से। Sir, I'm still not satisfied with who is forced to a life of absurd poverty and destitution. ये satisfied लाइन नहीं है सर। मैडम आपको क्या सेटिस्फेक्शन देगा, थोड़ा बताइए तो। सर मैंने बताया कि वो अपनी लाइफ मतलब अपना जीवन अत्यंत गरीबी और दरिद्रता में बिताने के लिए बाध्य है, ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लग रहा है सर। बाध्य है कि उसे बाध्य किया गया है, ये मुझे जो यही तो लगा, problem, ये एक मिनट, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मतलब
देखिए कंटेंट के हिसाब से अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है हम दोनों के स्टेटमेंट्स में। आपको जी जो हाँ लग रहा है बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मीनिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, मीनिंग में इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस टाइप ये है कि मैं पैसिव को पैसिव में रख के अनुवाद कर रहा हूँ और आप सेंटेंस को जब कंस्ट्रक्ट कर रही हैं तो आप एक्टिव में चली जा रही हैं। तो अनुवाद थोड़ा सा पीजीडीटी इनकम्प्लीट किया है, आई एम सेइंग पीजीडीटी की डिग्री है मैडम आपके पास, ऑफ कोर्स। है ना? पीजीडीटी 1 में क्या पढ़ा है अनुवाद की शैली के बारे में? सर ऑब्वियसली मेरे को 2 साल हो गए, तो अभी कैसे बता सकती हूँ मैडम मैं? अनुवाद पढ़ा है, समझा भी होगा ना? बिल्कुल जी सर, पर ठीक है, वो मैं बता दूं, इनकम्प्लीट लग रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं। अनुवाद जो होता है, अगर आप प्रॉपर अनुवाद करना चाहती हैं तो जो टेक्स्ट या जो मटेरियल आपको दिया गया है, जिसको सामग्री बोलते हैं, तो सामग्री के कलेवर को हूबहू मान्य रखना ही एक अनुवादक का धर्म होता है। आप अपनी सामग्री को, अपने सामग्री जो दी गई है उसको अपने रूप में नहीं रख सकते। तो अगर यहाँ सेंटेंस पैसिव में है तो पहला प्रयास ये होता है कि इसको पैसिव में अनुवाद किया जाए। अगर संभव नहीं है तब अनुवाद आप एक्टिव में करेंगी, अगर ये आपको सीखना है तो। और अगर आपको अपना अनुवाद चलाना है देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ओके, बस सेंस इनकम्प्लीट लगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स नो, ओके। आपका आप अपना सेंस बताइए और आपकी जो सेंस में गलती है मैं बता दे रहा हूँ। आपने क्या बोला, रिपीट करिए। सर मैंने यही बोला कि वो अत्यंत गरीबी और दरिद्रता में जीवन बिताने के लिए बाध्य थी। बाध्य थी, तो इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख सकता था ना, दिस इज स्टोरी ऑफ ए पुअर लिटिल गर्ल forced to live या living a life of abject poverty and destitution। नहीं करता मैं इसको ऐसे, this is a story of a poor little girl living a life of abject poverty and destitution। ये नहीं लिख सकता था मैं, लिख सकता था ना living a life मतलब जी रही है या बाध्य है जीने के लिए। सर मैं कुछ यहाँ कहना पे क्यों चाहूंगी। किया गया? यहाँ पर who is forced to live a life, वो अपने मन से बाध्य नहीं है, उसके पिता अत्याचारी है, उसके पास माँ नहीं है, इसीलिए वो बाध्य है ना, उसे बाध्य किया गया, इन परिस्थितियों ने उसे बाध्य किया है। समझती हैं चीजों को? हाँ सर, मतलब अपने मन से कोई बाध्य नहीं होता, किसी को बाध्य किया जाता है। तो मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, rather than sticking to your own answer, try to listen to me, okay? She sells matchsticks to earn enough money, इसका अनुवाद करिए। She sells matchsticks, वो क्या बेचती थी? सर माचिस बोल सकते हैं। अभी बोल सकते हैं, मैचस्टिक्स को आप बोलेंगे माचिस की तीलियां बेचती थी या माचिस बेचती थी? सर माचिस। माचिस, तीलियां तो कोई बेचेगा नहीं ना। टू अर्न एनफ मनी, किस लिए बेचती थी? पर्याप्त धन कमाने के लिए या कुछ पैसे। पैसों के अभी कमाने यहाँ के पे लिए। आप लिखोगे पर्याप्त धन कमाने के लिए, कोशिश करिए, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे, पर्याप्त धन। देखते हैं, बताइए क्या करेंगे इसका। सी सेल्स मैचस्टिक्स, वो माचिस बेचा करती थी या करती है? बेचा करती है। करती है करेंगे या हाँ, बेचती करेंगे? बेचती है। बेचती है या बेचती है। बेचती करेंगे? है करना जरूरी बेचती है। नहीं, वो तो माचिस present की में। तेलियां बेचती। कभी स्टोरी हाँ। लिखा है आप लोगों ने? सर टू गेट फूड है ना। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, माचिस की तेलियां बेचती, किस लिए बेचती? टू अर्न एनफ मनी टू गेट फूड। गेट फूड मतलब और कुछ फूड के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? भोजन। टू गेट फूड का मतलब भोजन के लिए। यापन नहीं लिख सकते हैं? कुछ बताइए क्या नहीं लिख सकते? जीवन यापन। जीवन यापन नहीं है, यहाँ पर है टू गेट फूड एंड सर्वाइव इन अ वर्ल्ड दैट इज नॉट जस्ट क्रूएल टू हर बट ऑब्लिवियस टू हर नीड्स। ऑब्लिवियस का मतलब समझते हैं? व्हाट इज ऑब्लिवियस? इसे खबर नहीं है कोई। ऑब्लिवियन का मतलब होता है मन नहीं भरता था। हाँ, नहीं मन नहीं भरना नहीं, मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं होता।
तो बेखबर हो जो बेखबर, बिल्कुल बिल्कुल बेखबर या बेखबर तो यहाँ उदासीन? अच्छा नहीं लगेगा। उदासीन शब्द से आप कुछ और मतलब निकालिए। दुनिया को आपसे मतलब है या नहीं है? नहीं। नहीं, आपकी आपकी जरूरतों से, आपकी क्या जरूरतें हैं, दुनिया को इससे मतलब होता है? नहीं। आपको मान लीजिए आज दो कुछ चाहिए, मान लो एक कलम ही चाहिए, एक पेन चाहिए, तो दुनिया आपको लाके देगी कलम? नहीं ना। तो इस परिस्थिति में हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्लीवियस टू हर नीड्स, इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए? असहाय तो हो सकता है ना। असहाय नहीं, उसकी जरूरतों से अनजान, अनजान शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, कर सकते हैं इसमें। हाँ सर। अब बेखबर भी कर सकते थे, उसकी जरूरतों से बेखबर, दोनों ही प्रॉपर सूट कर जाएगा, है ना। आपको जो ठीक लगे। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इफ शी कम्स एम्प्टी हैंडेड, ये हमने कर लिया। सी सेल्स मैस्टिक्स, वो माचिस की तीलियां बेचती, किस लिए बेचती? टू अर्न एनफ मनी टू गेट फूड। इतना करिए पहले, बोलिए। टू अर्न एनफ मनी, ताकि इतना पैसा कमा सके, वह कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ कुछ मत करो, टू अर्न एनफ पर्याप्त। मनी टू गेट फूड। हाँ, पर्याप्त भोजन के लिए पर्याप्त पैसा कमा सके और सरवाइव इन अ वर्ल्ड, और दुनिया में, हाँ, गुजारा और दुनिया में गुजारा कर सके, और एक ऐसे दुनिया में गुजारा कर सके दैट इज नॉट क्रूएल, जो कि क्रूएल के लिए क्या करोगे? निर्दयी। निर्दयी जो कि क्रूर क्रूर नॉट जस्ट क्रूएल टू हर, जो कि सिर्फ निर्दयी नहीं है, साथ ही साथ उसकी जरूरतों से भी अनजान है। बेखबर, अनजान अनजान है, बेखबर अनजान। है। तो अभी एक बात बताओ, शी सेल्स मैस्टिक्स को हम पीछे लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे? देखो हाँ देखो, भोजन, भोजन के लिए पर्याप्त पैसे कमा सके और इस दुनिया में गुजारा कर सके, जो सिर्फ क्रूएल नहीं है। क्रूएल के लिए क्या बोला अभी आप लोगों ने? निर्दयी सर नहीं है, निर्दयी। निर्दयी नहीं है, बल्कि उसकी जरूरतों से भी अनजान है। इसके लिए वो क्या करती थी? सी सेल्स मैस्टिक्स। तो इसको अगर आप आगे भी करोगे तो कोई भी के दिक्कत लिए नहीं है। हाँ, वह माचिस की तीलियां बेचती, जिससे भोजन के लिए पर्याप्त धन कमा सके और एक ऐसी दुनिया में अपना गुजारा कर सके, जो सिर्फ उसके प्रति निर्दयी नहीं थी, बल्कि उसकी जरूरतों से भी अनजान थी। ठीक। कर लेंगे? सर असंवेदनशील लिख सकते हैं ऑब्लिवियस के लिए? कर सकते हो, असंवेदनशील लिख सकते हो, लेकिन अनजान यहाँ ज्यादा सूट करेगा ना। देखो करेगा या कि नहीं? हाँ सर। अनजान करेगा ना अनजान। अनजान या बेखबर और हम्म। सुंदर है। अनजान से भी सुंदर शब्द मुझे यहाँ बेखबर लग रहा है, लेकिन तत्सम मैं हिंदी की तरफ रखना है अपना अनुवाद, इसलिए आप अनजान ही करो, ठीक है, बेखबर मत लिखिए। ठीक है, ऑब्लिवियस टू हर नीड्स, विशेस एंड ड्रीम्स। अब यहाँ तक देखो, बढ़ने के बाद तुमको दिख रहा है दो शब्द और भी हैं, जरूरतों के साथ और दो चीजें जोड़नी थी। एक है विशेष, विशेष मतलब क्या होता है बताइए? नीड तो जरूरतों को बोलते हैं, विशेष मतलब आकांक्षाएं। ख्वाहिशें। वेरी गुड। जरूरतों, ख्वाहिशों और सपनों, है ना। तो जो उसकी जरूरतों, ख्वाहिशों और सपनों से बेखबर थी या अनजान थी। तो इसको पूरा करें एक बार, कोई बोलने की कोशिश करेगा? चलिए मेरे साथ, कौन करना चाहेगा इस पूरे पाठ का अनुवाद मेरे साथ? बताइए, नाम लेकर बोलिए, कौन करना चाहेगा? सर। हाँ बोलिए। सर वो कुछ पर्याप्त धन कमाने के लिए और भोजन के लिए मतलब माचिस बेचती थी, जिससे वो दुनिया में सरवाइव मतलब गुजारा कर सके, जहाँ
जहाँ के लोग सिर्फ निर्दयी नहीं उसकी जरूरतों से भी अनजान थी। ठीक ही कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था ना। सी सेल्स मैचस्टिक्स। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। वह भोजन के लिए पर्याप्त पैसे कमा पहले सके। इसको बोल दो, पहले इसको बोल दो, चलो इसको बोल दो। तो कौन सा सर? सी सेल्स सर मैचस्टिक्स उसके इसको साथ ही बोल दो। बोल रही हूँ। इसको बोलो ना, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सेटल अच्छा करते हैं तुमको। हाँ ठीक है। वह इस रुकिए बोलती हूँ सर। वह सेल्स मैचस्टिक्स क्या करती थी वो? वह माचिस बेचती थी भोजन वह माचिस पर्याप्त भोजन बेचती के लिए। थी मत करो, बेचती। नहीं हाँ बेचती वो बोलने से मतलब हाँ मैंने उसको पीछे कर दिया है सर। मैं पूरा बोल दूं हाँ एक बार चलेगा। क्या? हाँ देखिए बोलिए सुन के। बोलिए बोलिए। वह भोजन के लिए पर्याप्त पैसे कमा सके और इस और ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए वह माचिस बेचती, जो न केवल उसके मतलब जो समाज न केवल उसके ख्वाहिशों के लिए निर्दयी थी। सॉरी सर ख्वाहिशों के लिए फिर से निर्दयी नहीं बोलते हैं थी। एक बार। नहीं हाँ गलत हो गया, मैं इधर काट पीट की हूँ ना इसलिए। वह भोजन के लिए पर्याप्त पैसे कमा सके और जीवित रहने के लिए माचिस बेचती, जो न केवल उसके लिए निर्दयी नहीं है नहीं बल्कि देखिए उसकी जरूरतों ख्वाहिशों और सब के लिए भी देखिए, थोड़ा सा मैं एक बात अनजान है। आपको समझाऊंगा। ऐसे करके देखिए, वो माचिस बेचती सिर्फ भोजन के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए भी। तो ये दोनों चीजों के लिए वो माचिस बेचती। तो आपने सिर्फ खाने तक जोड़ा, बाद वाले को आपने नहीं जोड़ा। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके बोलिए। कोई और बोलेगा? मैं बोलूं सर मैं बोलूं? सर एक एक करके बोलिए बोलिए बोलिए। सी सेल्स मैचस्टिक्स। वह माचिस बेचती, तो वह माचिस बेचती ताकि भोजन के लिए पर्याप्त धन कमा सके और एक ऐसी दुनिया में गुजारा कर सके जो सिर्फ उसके, जो केवल उसके प्रति निर्दयी नहीं था, बल्कि उसकी जरूरतों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, जो भी बोलना है बोलिए, और सपनों से बेखबर भी था। नहीं कर सकते थे ये? कर सकते थे ना? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़े हम लोग आगे। सर हाँ बोलिए। सर आपने शी सेल्स मैचस्टिक्स के बाद ताकि लगाया है, तो वो लगा सकते हैं? वह माचिस बेचती ताकि। हाँ टू अर्न है ना, ताकि कर सकते थे। ठीक है सर। हाँ, कंफर्ट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग में करो। अनेबल टू गेट एनफ मनी, इसको कॉमा तक रखा है तो इसको थोड़ा सा आप सोच लीजिए। अनेबल टू गेट एनफ मनी, इसको आप इसको पहले मीनिंग पहले समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। अनेबल टू गेट एनफ मनी, जब तक वो पर्याप्त धन ना पा सके। हाँ अनेबल टू गेट एनफ मनी। नहीं देखो, अनेबल टू गेट एनफ मनी, अनेबल टू गेट एनफ। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। पर्याप्त धन पाने में पर्याप्त धन अर्जित करने में असक्षम। ये तो हुआ वर्ड टू वर्ड अनुवाद। सर मैं इसको बताऊं थोड़ा इसका? और सिंपल करिए। असमर्थ बोल सकते हैं सर। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा पढ़ना सर चाहिए। सर थोड़ा मैं बोलूं? हाँ सर बोलिए, बताऊं? एक मिनट। हाँ सर बोलिए। जब तक वह पर्याप्त धन नहीं अर्जित कर लेती। वेरी गुड। देखो, अगर आप इसके सेकंड हिस्से को आप एक बार नोट किए होते तो आपको इसका मीनिंग पता चलता और आप सही अनुवाद तक पहुंचते। इसमें क्या था? शी डजंट वांट टू रिटर्न होम टू अ हंग्री फादर। शी डजंट वांट टू रिटर्न होम, वो घर नहीं जाना चाहती। टू अ हंग्री फादर, अपने भूखे पिता के पास। समझ में आ रहा है? मतलब वो अपने भूखे पिता के पास घर वापस नहीं जाना चाहती। तो जब तक पर्याप्त पैसे न पाले, जब तक वह पर्याप्त धन न पा लेती, अपने भूखे पिता के पास वापस घर नहीं जाना चाहती है ना? समझ में आ रहा है बात? अनेबल टू गेट एनफ मनी, शी डजंट वांट टू रिटर्न होम टू अ हंग्री फादर। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा अनुवाद है ना, अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया होता तो आपको भी सहूलियत होती और मुझे भी।
लेकिन मटेरियल ऐसा है तो हम अपने आप को कंट्रोल करके ही ट्रांसलेट करेंगे। बोला गया देखो, अनेबल टू गेट एनफ मनी, जब उसको पर्याप्त धन नहीं मिलता, अपने भूखे पिता के पास वापस घर वह नहीं जाना चाहती, है ना? समझ में आ रही बात? जब उसे पर्याप्त धन नहीं मिलता या पैसे नहीं, या पैसा ज्यादा अच्छा होगा, जब उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते, सर जब तक नहीं हो सकता है। क्या क्या क्या? जब तक नहीं, जब अनेबल टू तक। गेट एनफ मनी, यहाँ पे सेंस क्या पता है? वो तब घर नहीं जाती थी अपने पिता, भूखे पिता के पास, जब उसको पैसा नहीं मिलता था। यही मीनिंग है ना? और कुछ लोग इसको जब तक ले जा रहे हो, चल जाएगा, मतलब बहुत गलत नहीं है लेकिन चल जाएगा। और कोई बोलना चाहेगा इस लाइन को? सर मैं बोलूं? अन्नू, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैंने लिखा है कि पर्याप्त पैसे ना मिल पाने के कारण वह अपने लालची पिता के सामने आना नहीं चाहती है। अनु, एक बात देखिए, आप इस चीज को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर पिता के सामने आना कहीं पर है? सर वो मीनिंग निकल रहा था ना, तो उस इसी को देखिए, यही चीज आपको मैं कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ ट्रांसलेशन में। जो भी मीनिंग आएगा आप लिख देंगे कि अनुवाद जो दिया गया उसका अनुवाद करेंगे। आपको नया स्टोरी लिखने के लिए बैठाया गया या ट्रांसलेशन के लिए बैठाया गया? सर ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन आप तो ट्रांसलेशन नहीं कर रही हैं, आप तो इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रही हैं। आपकी हिंदी अच्छी है, आप अच्छा समझ भी पा रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जा रही हैं। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ना खुद को। जी सर। हाँ, यहाँ क्या बोला है? शी डजंट वांट टू रिटर्न होम। आपने घर वापस जाने वाली बात को पूरा नकार दिया ना? हाँ सर, घर पूरा ही मैं मतलब लाइन ही भूल, मतलब पूरा लाइन ही नकार दिया। टू अ हंग्री फादर, कैसा पिता है? हाँ पिता सर, उसका हंग्री भूखा फादर है। का मैंने वो लालची वर्ड लिख दिया था कि मतलब वो भूखा अच्छा, पिता। भूखा पिता या लालची पिता, ये दोनों ही आपने अच्छा किया है। आपने जो किया कि एक लालची पिता, बहुत अच्छा किया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ लालच जी नहीं सर। है, यहाँ समझने वाली बात है। उसका पिता लालची नहीं है, उसका पिता सच में भूखा है। वो कमाना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो भूखा है, लालची भी नहीं है। उसको अगर मिल जाए खाने के लिए तो फिर वो उसको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ लालची नहीं है, समझिए, लालची नहीं जी है। सर। यहाँ पर उसका पिता भूखा ही है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से ठीक ध्यान है। रखूंगी। यस सर। अनेबल टू गेट एनफ मनी, सर बोलो। पर्याप्त पैसे न मिलने पर वह अपने भूखे पिता के पास वापस घर नहीं जाना चाहती, यही ना? डजंट वांट, नहीं जाना सर चाहती। बोलूं? बोलिए बोलिए आगे। पर्याप्त पैसे पाने से, हाँ? पर्याप्त पैसे पाने में असमर्थ वो अपने भूखे पिता के पास घर नहीं लौटना चाहती। बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। सर पाने की जगह कमाने नहीं कर सकते हैं? कमाना यहाँ है। नहीं, बट वो ऊपर में है ना कि वो अर्न करना चाहती है पैसे, तो उस भाव को यहाँ पर ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक मिनट होल्ड करिए थोड़ा सा। एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए स्क्रीन ठीक है, अभी दिख रहा है? नेक्स्ट। जी सर, दिख रहा है। सी porches on a corner near the street। अभी देखो, अभी आप इसका भाव अगर मान लो आपको तत्काल परचेज का मतलब नहीं मालूम है, तो क्या आप छोड़ कर आओगे? हेलो, ठीक है, वो कोई बात नहीं, क्या करोगे? बोलिए, अब इसको छोड़कर आ जाओगे कि इसको गेस करोगे, ये बताइए। सी परचेज ऑन ए कॉर्नर नियर द स्ट्रीट, गेस करेंगे। इसको गेस करो ना। देखो मेरी बात समझिए, आपको जब मटेरियल मिलेगा, ध्यान से सुनिए जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ। आप जब एग्जाम में बैठोगे, आपको ये मटेरियल मिलेगा, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा गूगल करने का, तो आपकी ये काबिलियत होगी कि आप कितना क्लोज पहुंच सकते हो, ठीक है? तो क्लोज पहुंचने की कोशिश करो। सी परचेज ऑन ए कॉर्नर नियर द स्ट्रीट, या फिर स्मार्टली उस शब्द को छुपाओ। वह
कॉर्नर पे क्या करती बताइए? बैठ बैठ जाती। जाती है। बैठ जाती। नियर द स्ट्रीट मतलब रास्ते के पास। सड़क के किनारे। कॉर्नर को आप क्या बोलते हो? बोलो तो अक्सर। रास्ते किनारे। का कोने रास्ते का कोना होता है। कोने में। रास्ते पे कोना होता है। कोने या किनारा। किनारा। किनारा होता है। सर, अच्छा, सड़क एक के बात किनारे। बताइए तो आप जिस रास्ते से गुजरते हो वहां जो होता है उसको किनारा बोलते हो, कॉर्नर बोलते हो, क्या बोलते हो? आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो बताओ? आखिरी छोर। सर किनारा बोलते हो। किनारा। किनारा बोलते हो। किनारा। किनारा बोलते हो। सर आखिरी छोर। The purchase on a बगल। corner, on a corner। देखो एक कॉर्नर, एक किनारे पे बैठती। नहीं, किनारा नहीं होगा यहाँ। कोने में लिखो ना, कोने में लिखो। वो रास्ते के पास एक कोने पर बैठ जाती। सी परचेज ऑन ए कॉर्नर नियर द स्ट्रीट। वो रास्ते के पास एक कोने पर में बैठ जाती। ये कोने पर बैठ जाती, ऑन अ कॉर्नर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए रास्ते में मोची एक कोने पर बैठता है, नहीं बोलते हो? मोची उस कोने पर बैठता है, नहीं बोलते हो? कि उस किनारे पर बैठता है, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं आप लोग? कोने पर। कोने पर। तो मैं जब बार बार बोल रहा हूँ कि मीनिंग पे जाइए, मीनिंग पे जाइए, वर्ड आपको मिलेगा। फिर भी आप लोग उसको मीनिंग पे तक नहीं लेके जा रहे हैं। प्रैक्टिकली आप फील करिए ना इस बात को कि वह रास्ते के पास एक कोने पर बैठ जाती। देखो ऑन अ कॉर्नर लिखा है, एक कोने पर बैठ जाती। समझ में आ रहा है पूरा अनुवाद आप लोगों को? सर एक अच्छा वर्ड हो सकता है नुक्कड़। क्या अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? नुक्कड़। 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 देखो नुक्कड़ किसको बोलते हैं पता है? नुक्कड़ का मतलब चौराहा होता है, चौराहा, उसको नुक्कड़ बोलते हैं। ठीक है? कोना अलग है, चौराहा अलग है, नुक्कड़ अलग है। आगे आओ। द बिटिंग कोल्ड। बसेरा होगा। हाँ, बसेरा, वह सड़क के किनारे एक कोने में अपना बसेरा बना लेती है। बसेरा बना लेती है परमानेंटली। बताइए तो थोड़ा सा, बसेरा बना लेती है। नहीं, बैठने को बोलते हैं। ठीक है, बैठने को बोलते हैं परचेस। चिड़िया बैठती है ना डाली पर, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। चिड़ियाओं के साथ तो परचेज में बसेरा ही लगता है। हाँ, बसेरा मतलब चिड़िया जहाँ बैठती है वो उसका बसेरा हो जाता है। आदमी थोड़ी ना बसेरा में बैठेगा। तुमको नहीं समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला गेस करने के लिए? कोने पर बैठ जाती है। परचेस का मतलब बसेरा होता है। कब होता है? चिड़िया के सेंस में। ज्यादातर ये बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। द बिटिंग कोल्ड गेट्स इवन मोर सीवियर व्हेन वन इज अलोन एंड हेल्पलेस। बताइए बिटिंग कोल्ड। का मैं बिटिंग बताऊं? कोल्ड को क्या बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, आप कड़कड़ाती ठंड। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कड़कड़ाती ठंड गेट्स और इवन मोर सीवियर। बोलो। और गहरा सीवियर हो जाती ठंड, कड़कड़ाती ठंड। और क्या हो सकती है बताइए तो? कठोर। कठोर बोलोगे? सर्द। 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 कड़ाके की। बोलिए। सर मैं लाइन बताऊं सर मैंने क्या लिखा है? बोलिए बोलिए, वन बाय जाड़ा। वन बोलिए। सर बोलिए सर बोलिए सर बोलिए। मैंने लिखा है कि ठिठुरती ठंड तब और सर्द हो जाती है जब कोई अकेला तथा निसहाय होता है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा और। मैंने बोला ना यहाँ पे सर्द का मतलब होता है गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर। यहाँ बोला है सीवियर बोला है। सर एक चीज पूछनी थी सर। और किसी के पास ऑप्शन है कुछ? मैं बोलूंगा, आप बताइए। ज्योति मेरे बोलिए। पास भी है सर, बोलिए बोलो। ज्योति, बोलिए। कड़कड़ाती ठंड और अधिक तीव्र हो जाती है जब कोई अकेला और असहाय हो। और कोई थोड़ा सा सर मैं बताऊं? बोलिए, नाम बताइए। अवंतिका सर। अवंतिका बोलिए। कड़कड़ाती नहीं, कड़कड़ाती ठंड और गहरा जाती है जब कोई अकेला और बेसहारा होता है, तो असहाय कह सकते हैं। असहाय लिखिए, हेल्पलेस, बेसहारा होता है। अच्छा मैं थोड़ा बताता हूँ। सर बोलो। कड़कड़ाती ठंड, थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने द को मिस कर दिया ना, द बिटिंग कोल्ड। द को कितने लोगों ने कंसिडर किया था? बोलो।
सर तो यहाँ पे वैसे ठिठुरती ठंड होगा, क्योंकि द का क्या स्पेशल द के लिए कुछ लिखेंगे कि यह ठिठुरती ठंड है? एक्चुअली मुद्दा क्या है, जब उसे पैसे नहीं मिलते तब वो घर नहीं जाना चाहती और रास्ते में एक कोने पर बैठ जाती। ये उस दिन के ठंड की बात हो रही है, समझ रहे हो इस बात को तुम लोग? ये उस दिन के ठंड की बात है जिस दिन उसको पैसे नहीं मिलते, वो अपने भूखे पिता के सामने घर नहीं जाना चाहती और रास्ते में एक कोना पकड़कर बैठ जाती है। उस दिन के ठंड की बात हो रही है। द बिटिंग कोल्ड गेट्स इवन मोर सीवियर। वह कड़कड़ाती ठंड और बेरहम हो जाती जब कोई अकेला और निसहाय होता है। नहीं कर सकते इस तरह से? हाँ सर, कर सकते हैं ना? वह कड़कड़ाती ठंड और बेरहम हो जाती जब कोई अकेला और निसहाय होता है। समझ में आई? मैं कैसे इसको कर पा रहा हूं? मुझे मीनिंग इसका फील हो रहा है और आप इस मीनिंग से जुड़ पा रहे हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़े। सो सी डिसाइड्स टू लाइट वन ऑफ द मैचस्टिक्स। बताइए यहां तक। तो तब वह डिसाइड करती है फिर कि वो जो डिसाइड करती है। आप अनुवाद करने बैठे, रीड करने बैठे हैं? इसलिए सर वह तय कर सर मैंने किया है ना कि नाम लेके वह बोलिए, नाम लेके। सर अन्नूगिरी। हाँ बोलिए। तब वह एक माचिस के बॉक्स जो कि वह बिका नहीं था जलाने का निर्णय करती है। और कोई? सर इसलिए उसने यह तय किया कि जो माचिस बिकी नहीं है उसे जलाए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी अनुवाद पढ़ के नहीं करते हो? मन में जो आता है कर वन देते ऑफ हो? द लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द मैच स्टिक्स। ये क्या घर जाने के लिए लिखा हुआ है? इतना नहीं समझ में आ रहा है? वन ऑफ द मैच स्टिक्स दैट वेयर लेफ्ट अनसोल्ड। जो माचिस नहीं बिके थे उनमें से एक, ये सब कहाँ आ रहा है तुम्हारे अनुवाद में? तुम लोग बस पढ़ रहे हो अपने मन से, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल क्या दिया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों का। और चैलेंज कर रहे हो कि नहीं मेरा सही है, मेरा सही है। ये क्या मतलब हुआ? अभी अनु लाइन पे आओ तो थोड़ा। तुमको यहाँ पे वन ऑफ द मैच स्टिक्स दिखा भी था? जी सर, तो ये दिखा वन भी ऑफ था द तो किस मैच तरह से अनुवाद कर रहे हैं आप लोग? सर, ये मैचस्टिक्स लिया मैंने और फिर उसके वो कर दिया मैंने वन ऑफ बोला ना, द। बहुत ही निम्न स्तर का अनुवाद कर रही हैं आप। ठीक है, अनुवाद में सुधार करिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बाद में जी रोना सर, पड़ेगा। नहीं जी सर, सुधार करूंगी। वन ऑफ द मैच स्टिक्स दैट वेयर लेफ्ट अनसोल्ड। पहले इसको सोचेंगे हम लोग। जो माचिस नहीं बिके थे उनमें से एक को जलाने का निर्णय लेती है। ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, बताओ तो। निर्णय लेना पड़ेगा उसको। सो डिड डिसाइड्स टू निश्चय लाइट। करती है सर। निश्चय कर लेती है। इतना बड़ा कमिटमेंट है एक माचिस की तय जलाना। करती है। तय करती है। देखो शब्द चयन को समझिए। तय करती है, तय करती है। जो फैसला। जो माचिस नहीं बिके थे उनमें से एक को वह जलान उनमें से एक को वो जलाना उनमें से एक को जलाने का निश्चय करती है। थोड़ा भारी हो जा रहा है। उनमें से एक को जलाती एक को है। जलाने का सिंपली फैसला। एक को जलाती है या एक को जलाती है या फिर जलाना तय करती है। एक को जलाना तय करती है। सो सी डिसाइड्स। इसलिए वह, देखो पूरा इसका अनुवाद क्या होगा। इसलिए वह जो माचिस की तीलियां नहीं बिकी थी उनमें से एक को जलाना तय करती है या जलाती है। समझ में आ रहा है बात? सर यहाँ ज्योति सर तीली बोलना होगा सर यहाँ पे। अरे माचिस को जलाने हैं, तीली छोड़िए ना, मैच स्टिक्स बोला है ना इसलिए। माचिस को माचिस रहने दीजिए, ठीक है। आगे, टू हर अटर शॉक एंड प्लेजर शी सीज एन आयरन स्टोव इन द बर्निंग फ्लेम ऑफ द मैच स्टिक। इस लाइन को कौन अनुवाद करने की कोशिश करेगा? थोड़ा सा हाथ उठाइए। ये आज का लास्ट लाइन है, ठीक है, क्योंकि रात काफी हो गई है। बाकी का पोर्शन आप लोग करके भेजेंगे मुझे। ये लास्ट लाइन है आज का।
टू हर अटर शॉक एंड प्लेजर। गुड इवनिंग। बोलिए, नाम बताइए। नाम बताइए जल्दी से। सर ज्योति, मैं बोलूं? बोलिए। उसे जलती हुई माचिस की तीलियों में लोहे का चूल्हा दिखाई देता है, जो उसे अत्यधिक आश्चर्य और खुशी से भर देता है। वाह, बहुत सुंदर अनुवाद किया, लेकिन थोड़ा और आपको रिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखिए, टू हर अटर सर, मैं शॉक बोलूं? एंड प्लेजर, ये लाइन तो आपने छोड़ दिया मैडम। लास्ट में की ना को, मतलब फिर पीछे। से एक बार बोलिए, फिर से एक सर, बार मैं बोलिए। बोलूं? एक मिनट, उसको थोड़ा बोल लेने दो। बोलिए ज्योति, एक बार फिर से। जी सी सर। सीज एन आयरन स्टोव। उसे हाँ, हाँ बोलिए। उसे जलती, पूरा बोलूं कि सिर्फ लास्ट वाला बोलूं? उसे पूरा पूरा, जलती हुई हाँ पूरा। माचिस की तीलियों में लोहे का चूल्हा दिखाई देता है, जो उसे माचिस की तीली, या एक मिनट, हाँ, जलती हुई माचिस में बोलो ना, या माचिस की तीली में। अच्छा हाँ, जलती हुई जलती हुई माचिस की तीली में। इसलिए तीली इसलिए बोला ना सर कि तीली जलता है हाँ ना, बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। तीलियों में लोहे का, शुरू से बोलती हूँ हाँ सर। बोलिए। उसे जलती हुई माचिस की तीलियों में लोहे का चूल्हा दिखाई देता है, वेट, जो रुको। उसे एक अत्यधिक मिनट, एक आश्चर्य। मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड करो। यस सर। तीली में चूल्हा दिखाई दे रहा है या तीली के लौ में चूल्हा दिखाई दे रहा है? लाव में सर, लाव लाव में। में। तो यहाँ पे वर्ड मिस था ना, इसीलिए मैंने बोला बार बार बोलिए फिर से उसको। उसे जलती हुई माचिस की तीली के लौ में लोहे का चूल्हा दिखता है, टू हर अटर शॉक एंड प्लेजर, जो उसे चकित और आश्चर्यचकित और आनंदित कर देता है ना? जो उसे आश्चर्यचकित और आनंदित कर देता है। तो इसको अगर पूरा बोलना चाहें तो इस तरह से, उसे जलती हुई माचिस की तीली के लौ में एक लोहे का चूल्हा, अभी देखो एन है, एन, एक लोहे का चूल्हा दिखता है, जो जिससे वह, टू हर अटर, जो उसे आश्चर्यचकित और आनंदित कर देता है। समझ में आया? चलिए, और कोई बोलना चाहेगा इसको? सर, मैं बोलूं? माचिस की तीली। नाम लेके बोलना थोड़ा। बोलो बोलो। सर, शेखर। हाँ शेखर बोलो। जब जब उसे जलती हुई माचिस की तीली की लौ में एक लोहे का चूल्हा दिखता है, तब वह अत्यधिक आश्चर्य और खुशी तब उसे अत्यधिक आश्चर्य और आनंद। खुशी होती है। खुशी की जगह आनंद शब्द का इस्तेमाल कर, प्लेजर के लिए आनंद कर। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा। और थोड़ा सा जो मैंने बोला वो भी ठीक है। तो इसके बाद का सेक्शन मैं होमवर्क पे डाल रहा हूँ, और आप लोग का रिव्यू मुझे चाहिए कि आज का अनुवाद का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। बहुत अच्छा। तो इस पूरे पोर्शन का 50% हम लोगों ने ट्राई किया आज। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं पर भी आप लोगों को ये टफ लगा क्या अनुवाद करना? नहीं सर। सर टफ बता नहीं है, दीजिए लेकिन थोड़ा। बहुत हाँ। मीनिंग बेस्ड है। तो अभी हम लोग एकदम माइनर मिस्टेक करते हैं सर, हाँ, इसलिए। तो मेरा काम आप लोगों के साथ ट्रांसलेशन पे ये काम करना है। विनय सर ट्रांसलेशन की छोटी छोटी बारीकियों पे काम करेंगे, और मेरा काम ये होगा कि आप लोगों के लिए अनुवाद को आसान बनाया जाए, ठीक है, ताकि आप ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर पाओ। देखिए, हम लोग जिस एग्जाम में बैठेंगे वहां पर मैटर एक्यूरेसी के साथ साथ पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना भी है। आपका अनुवाद छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपका अनुवाद सरल होना चाहिए। अगर आप अनुवाद सरल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप समय पर अनुवाद कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम बच्चों का ये रिस्पांस होता है कि सर मेरा आधा अनुवाद छूट गया, सर मेरा एक पैसेज छूट गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम पेपर 2 में चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो बारीकियों के साथ साथ हम चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा काम आप लोगों के साथ अनुवाद के सेशंस में अनुवाद को इजी बनाना होगा। बात समझ में आ रही है? जी ठीक है, सर। तो थोड़ा सा आप लोग कैसा लगा आज का सेशन आप लोग ग्रुप में लिखिए, और मुझे जो इम्प्रूवमेंट करना होगा आप लोग ये भी सजेशन दीजिए, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल बात करेंगे। आज काफी रात हो चुकी है, हम लोग कल मिलेंगे, बात करेंगे। ओके।
है